साथियों, सच में भारत एक बहुत खराब स्थिति से गुजर रही है और यह भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का भी विषय है। यह बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हालात हुए और वहां तख्ता पलट हुआ, अब यह जानकारी सामने आती है कि वहां की अंतरिम जो गवर्नमेंट जो बनी है, अंतरिम जो पॉलिटिक्स हुआ है, उनका हाथ ना होकर के विदेशी लोगों का हाथ बहुत ज्यादा था। यह बात तब ज्यादा मायने हो जाते जब शेख हसीना ने खुद यह स्टेटमेंट दी थी कि मेरे साथ एक सफेद आदमी ने यह बयान दिया है कि मुझे बांग्लादेश का एक द्वीप दे दो, नहीं तो बांग्लादेश बचा लो। अब ये बांग्लादेश बचा लो या बांग्लादेश में आपकी सरकार गिरा देंगे, तो ये आखिर वो इंसान था कौन? ये वही डोनाल्डो है जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, मालदीव के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, इन सभी जगह पर इसका संबंध रहा है। जहां जहां ये आदमी गया है उस देश का खात्मा कर ही दिया है। हालांकि ये भारत में इसका सिकंदर चल नहीं पाया, लेकिन कुछ इस प्रकार का कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे जब पाकिस्तान के फॉरेन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये दावा हुआ था कि वो जब से वो शुरू किया रसिया के साथ अपना ट्रेड मार्केट बढ़ाने के लिए, तब से इस आदमी की नजर उसके ऊपर था और उसका परिणाम ये निकला कि इमरान खान को 24 घंटे हिरासत में रखा गया। उसे ये भी करने के लिए जाने के लिए नहीं दिया गया था, परमिट नहीं दिया गया था। मतलब यह था कि इमरान खान का नामो निशान पाकिस्तान से मिट चुका है और तख्ता पलट हो चुका है। वही कारनामा आपका बांग्लादेश में हुआ। रिजर्वेशन के आने में बांग्लादेश खत्म हो गया। श्रीलंका, मालदीव में इनका भी वर्चस्व रहा। यही अमेरिका प्रयास कर रहा है भारत में। भारत को कितना बार अमेरिका ने यह प्रयास किया है कि भारत जो है नाटो में शामिल हो जाए, यानी अमेरिका के खिलाफ हो जाए और हमारे साथ मिलकर के हम जैसा चाहे वैसा ये करें। लेकिन भारत सरकार हमेशा इसका विरोध किया, बोला कि नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हम गुट निरपेक्ष में शामिल देश है, हम गुट निरपेक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम वही करते रहेंगे। लेकिन अब इस बात के क्या मायने हैं? मायने हैं असल में मोदी सरकार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में सफल रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, गठबंधन के सरकार के आधार पर। मतलब जब स्पष्ट बहुमत था तब भारत सरकार को कोई भी फैसला लेने में, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, हर एक मामले में यह जबरदस्त आक्रामक रूप से ये अपना फैसला लेती थी कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, रसिया के साथ तेल लेना है कि नहीं लेना है, यूक्रेन के मामले में मुझे कुछ बोलना या नहीं बोलना है, जो बाइडेन से यानी कि अमेरिका से कितना दोस्ती रखना या नहीं रखना है, यानी कि हर एक प्रकार से यह अपना वर्चस्व दिखाई थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी और भारत में भी। अब इसका मामला उलट हो रहा है। उलट कैसे हो रहा है? तीसरी बार में यह गठबंधन की सरकार बनाई और इस बात का भनक और इसका चस्का लेने के लिए हर एक देश ये जान गए कि मोदी सरकार इस बार गठबंधन का सरकार लेकर के आए। मतलब साफ है कि घर फूटे तो गंवार लूटे। अब यहां होता क्या है? ऐसा समीकरण देखा जा रहा है कि अमेरिका डायरेक्ट एंट्री कर रहा है इंडिया में, वो भी अलग अलग तरीकों से। भारत के जितने भी विपक्ष के नेता हैं या वो कट्टरपंथी नेता हैं, उनसे अमेरिकी दूतावास किसी ना किसी तरीके से बातचीत करने का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला एग्जांपल है आपका कश्मीर का मामला। 2019 में यह मामला आया था कि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के साथ साथ में लद्दाख को भी एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन उस समय भारत का स्टैंड क्लियर था कि अभी आपको देंगे नहीं, क्योंकि अभी आप सुधरे नहीं है। लेकिन इस बार 2024 में ऐसा क्या होता है कि उमर अब्दुल्ला के एक पार्टी है, उस पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया अपने मैनिफेस्टो में कि अगर मेरी सरकार जम्मू कश्मीर में बन के आती है तो हम जम्मू कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तान से डायरेक्ट वार्ता करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। दूसरा क्या? जम्मू कश्मीर के मामले में हम स्पेशल स्टेटस मांग करेंगे भारतीय सरकार से, और ये दोनों फैसले एकदम उचित नहीं है और भारत के हित में नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद अमेरिकी दूतावास डायरेक्ट, यानी कि यूएस डिप्लोमेट्स जो हैं, वो उमर अब्दुल्ला से आकर के पर्सनली भेंट करते अपने आवास पर। किसी भी लोकतांत्रिक डिप्लोमेट्स का कहीं भी लोकतांत्रिक देश में जाना वर्जित नहीं है, वो जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो ना सिर्फ पक्ष वाले से बात करे बल्कि पक्ष विपक्ष दोनों से बातचीत करे। ये एक स्टेटमेंट होता है, ये एक लीगल काम होता है। लेकिन यहां यूएस डिप्लोमेट्स जो है वो सिर्फ उमर अब्दुल्ला के घर में जाकर के बातचीत करते हैं, उसके बाद वहां से वो सीधा अपने चले जाते हैं। फंडा क्लियर है, पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व कराने का मैटर चल रहा है। नंबर दूसरा, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत से जब यह पूछा गया कि क्या भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती है, ये एबीपी न्यूज में ये वायरल हुआ था शायद ऐसा मामला, तो इनका बयान काफी वायरल हुआ। वो क्या था? इन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी हालत तो भारत में हर पल है। अगर हमारे किसान बहकावे में ना आकर के लाल किला ना जाने के बजाय अगर सीधे संसद गई होती उस समय, तो डायरेक्ट उस समय इस सरकार का तख्ता पलट हो जाता। और यही नहीं, इनका यह भी कहना था जो भारतीय लोग हैं वो इस सरकार से खफा है, नाराज है और वो तैयार बैठी है कभी भी इस सरकार को हटाने के लिए। आप सोच सकते हैं यह कितना खतरनाक स्टेटमेंट है राकेश टिकैत का। तीसरा, ओवैसी डायरेक्ट मीटिंग करते हैं अमेरिकी दूतावास। मीटिंग करना कोई गलत बात नहीं, लेकिन ज्यादा बात यह है कि आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिले, लेकिन यहां ऐसा हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी घटना जो आज आप और हम देख रहे हैं कि जेलेंस्की और मोदी का मिलन कोई मिलन जैसा नहीं लग रहा, बल्कि एक मजबूरी जैसा है।
भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और इनका वर्चस्व इतना बड़ा देश में जाकर के जाकर मिलती जिनका कोई औकात नहीं बचा था, यूक्रेन। वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो जेलेंस्की, वो मोदी से मिलने के बाद ये स्टेटमेंट देते हैं कि भारत अगर शांति चाहता है, शांति वार्ता चाहता है, तो अमेरिका से तेल लेना बंद कर दे, व्यापार करना बंद कर दे, क्योंकि उससे जो वो तेल खरीद रहा है उसी के आधार पर रसिया हमारे पर अटैक कर रहा है। ठीक यही कंडीशन इससे पहले हुआ था, लेकिन उस समय शांति वार्ता जो यूरोप ला रही थी, भारत ने सख्त बोल दिया था कि हम इसमें है नहीं। जब तक रसिया और यूक्रेन एक साथ एक टेबल पर नहीं बैठ जाते, तब तक किस प्रकार का शांति वार्ता, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और भारत इसे पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं अमेरिका वर्चस्व में आकर के अमेरिका के इशारे पर भारत ये कदम उठाने पर मजबूर हुई, और 20-25 घंटा ट्रेन में सफर काट करके मोदी जाकर के उससे मिलते हैं। आप उनका मिलने का तस्वीर देख सकते हैं, कहीं भी जाकर के सुख और शांति और खुशी वाला जैसा बात नहीं है। और यही यूक्रेन हमेशा भारत को कोसता रहा, धिक्कारता रहा। थोड़ा सा किसान आंदोलन जब चल रहा था, तो किसान आंदोलन में अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्व होना यह बहुत ही खतरनाक चीज था। किसान आंदोलन में बाहरी लोगों का हाथ क्यों था, यह देखिए, पंजाब केसरी में न्यूज छपा था कि अमेरिकी दूतावास ने किसानों को चाय पर बुलाया। क्या मतलब है भैया, हमारे देश के किसान है, उनकी समस्या भारत सरकार की समस्या, भारत सरकार की समस्या किसानों और हम लोगों की समस्या है, फिर अमेरिका का इसमें क्या रोल है? लेकिन नहीं, अमेरिका वालों ने इसको चाय पर बुलाते हैं और बातचीत करते हैं, और उसके बाद बड़े बड़े भयंकर कांड देखने को मिलते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से तैयारी चल रहा है कि अमेरिका के इशारों पर भारत चलना शुरू कर दे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर होगा। साथियों, हम कितनों ही ज्यादा क्यों ना उड़ ले, लेकिन यह जरूर हम लोगों को यह पक्का पता होना चाहिए कि हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, हमें बाहर वाले लोग इसी प्रकार से इस्तेमाल करते रहेंगे। यानी घर फूटे तो गंवार लूटे, और ये घर फूटने, जब तक ये खतरनाक नेता जिनका गिनती दलालों में आता है, तब तक भारत का कुछ हो नहीं सकता है। भारत हमेशा से मानसिक रूप से ही सही, पर ये अभी भी अमेरिका और रसिया के गुलाम में ही आता है, उनके अधीन से ही चल रहा है। ये बात आप मान लीजिए गांठ खोलकर।